नमस्कार बच्चों। औरंगज़ेब पे चल रही इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम औरंगज़ेब की दक्कन नीति के दूसरे भाग के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। एक्सक्यूज़ मी। औरंगज़ेब की दक्कन नीति के दो हिस्से हैं। एक्सक्यूज़ मी। पहला जो हिस्सा है उसमें हमने बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों के प्रति औरंगज़ेब की नीति को देखा और औरंगज़ेब ने अंततः बीजापुर और गोलकुंडा दोनों राज्यों को मुगल साम्राज्य में विलीन कर लिया। अब हम बात करते हैं मराठों की। औरंगज़ेब शाहजहां के काल में 1636 से 44 ईस्वी तक दक्षिण का सूबेदार रहा और उसने औरंगाबाद को मुगलों के दक्षिण सूबे की राजधानी बनाया था। तो उसे इस इलाके की बहुत गहरी समझ थी। मुगलों के साथ शिवाजी का जो पहला संघर्ष है वह 1656 ईस्वी में तब आरंभ हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार के किले पर आक्रमण किया। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का अभ्युदय हुआ था और ये लोग छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा बीजापुर, गोलकुंडा और मुगल इन इलाकों में लूटपाट क्या करते थे और इनके सीमांत क्षेत्रों को हत्या लिया करते थे। तो जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार के किले पर आक्रमण किया तो पहली बार वे मुगलों के संघर्ष में आए। औरंगज़ेब ने 1660 ईस्वी में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां ने पूना, शिवपुर, चाकन आदि किलों पर अधिकार कर लिया। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना स्थित शाइस्ता खां के महल पर रात में चुपके से आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खान बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया। उसका एक अंगूठा अंततः कट गया। फिर 1665 में औरंगज़ेब ने आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने शिवाजी को 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया। पुरंदर की संधि के फलस्वरूप शिवाजी को 4 लाख हूण आय वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता का वचन देना पड़ा। ये 1665 की बात है बच्चों। 1665 में मुगलों का बीजापुर के साथ भी संघर्ष चल रहा है और बीजापुर, गोलकुंडा और मराठे ये एक तरह से संघ परिसंघ की नीति चलती रहती है। मुगल चाह रहे हैं कि बीजापुर, गोलकुंडा उनके साथ आ जाए और वो मिलकर मराठों को दबा दें। बीजापुर, गोलकुंडा चाह रहा है कि मुगल मराठे लड़ते रहें और हम लोग बच जाएं, हमारे ऊपर मुगलों के आक्रमण ना हो। तो इस पृष्ठभूमि में बीजापुर और गोलकुंडा मराठों को मुगलों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसलिए वो मराठों को सहायता दे रहे हैं। मुगल जो है वो ये चाहते हैं कि बीजापुर, गोलकुंडा मुगलों के साथ आ जाए और वो सब मिलके मराठों को समाप्त कर दें। लेकिन बीजापुर और गोलकुंडा मराठों को समाप्त नहीं करना चाहते क्योंकि मराठे उनकी प्रथम रक्षा पंक्ति है। अगर मुगल आक्रमण होगा तो पहले मराठों को झेलना पड़ेगा, बीजापुर और गोलकुंडा की बारी बाद में आएगी। तो इस जो तिहरा समीकरण है इसके बीच में हमको औरंगज़ेब की दक्कन नीति को देखना होगा। तो बीजापुर के साथ संघर्ष चल रहा है तो 1665 की पुरंदर की संधि में ये भी शर्त रखी जाती है कि मराठे जो हैं वो बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करेंगे। पुरंदर की संधि जो थी वो आमेर के राजा जय सिंह की व्यक्तिगत विजय थी। उसने एक कूटनीतिक चाल के तहत शिवाजी से संधि की क्योंकि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक था। पुरंदर की संधि की शर्तों के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसब देना तय हुआ, उचित जागीर देना और इसके साथ साथ शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना, ये सारी शर्तें
तय हुई थी। क्या क्या शर्तें तय हुई पुरंदर की संधि में? भाई मराठे जो हैं वो 4 लाख ऊँट प्रतिवर्ष की आय वाले 23 किले मुगलों को सौंपेंगे। बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करेंगे। मुगल जो हैं वो शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 का मनसब देंगे, उचित जागीर देंगे और शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। ये प्रमुख शर्तें थीं पुरंदर की संधि की। इस संधि की शर्तों के अनुरूप 22 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी आगरा के किले में दीवाने आम में उपस्थित हुए। यहीं पर शिवाजी को कैद कर लिया गया और उन्हें जयपुर भवन में रखा गया और जयपुर भवन से वे गुप्त रूप से फरार हो गए। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण सन 1689 ईस्वी में अपने मंत्री कवि कलश के साथ संभाजी पकड़े गए और 21 मार्च 1689 ईस्वी में संभाजी को कत्ल कर दिया गया। 1690 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। वह काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैल गया। संभाजी की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई राजाराम के नेतृत्व में मराठों का मुगलों से संघर्ष जारी रहा, जो मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से विख्यात है। कौन कर रहा है स्वतंत्रता संग्राम को लीड? संभाजी के सौतेले भाई, शिवाजी के पुत्र राजाराम। औरंगजेब की यह जो दक्कन नीति है उसके व्यक्तिगत और मुगल साम्राज्य दोनों के पतन का कारण बनी। कहा जाता है कि जिस तरह स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को नेस्तो नाबूद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को नेस्तो नाबूद कर दिया। अगर हम औरंगजेब की दक्षिण नीति का मूल्यांकन करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मराठों का कुछ समय के लिए दमन हो गया है, बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया है, तो अब मुगलों ने दक्षिण में अपने सारे उद्देश्य प्राप्त कर लिए। लेकिन जहाँ तक मुगल साम्राज्य इस विस्तार से अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँच गया था, वहीं पर उसके पतन का भी मार्ग इससे प्रशस्त हो गया था। दक्षिण की विजय ने मुगल साम्राज्य के विस्तार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, लेकिन यहीं से उसका पतन भी शुरू हो गया। मुगलों ने दक्षिण विजय के लिए एक विशाल सेना का निर्माण किया, जिसे बनाए रखने के लिए करों में वृद्धि करनी पड़ी। लगभग 1 शताब्दी तक दक्षिण में संघर्ष होता रहा। इस क्रम में मुगलों को जन व धन की भारी क्षति उठानी पड़ी। आर्थिक साधन जुटाने के लिए करों का बोझ बढ़ाया गया, जिससे जनसाधारण में असंतोष फैला और विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह भड़क उठे। अकबर और जहांगीर की सीमित विस्तार की नीति में शाहजहां द्वारा संशोधन किया गया था, वह लाभदायक नहीं हुआ। शाहजहां ने सीमित विस्तार की नीति को परिवर्तित करने का प्रयास किया और औरंगजेब ने तो पूरी तरह परिवर्तित कर ही दिया, लेकिन यह लाभदायक नहीं हुआ। 1636 ईस्वी की संधि की अवहेलना कर शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा का विश्वास खो दिया था। आगे चलकर इन राज्यों के असहयोग के कारण मराठों की समस्या से निपटने में कठिनाई हुई। औरंगजेब ने मराठों की समस्या के समाधान में भी दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। उसने शिवाजी की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगाया, न ही वह मराठों के उत्कर्ष को सही रूप से समझ सका। यदि अकबर की राजपूत नीति की तरह मराठों के साथ उदारता व सहयोग की नीति अपनाता, तो मुगल राज्य दक्षिण में स्थायी रूप से मजबूती प्राप्त कर सकता था। 1689 में उसके द्वारा संभाजी की हत्या भी अदूरदर्शितापूर्ण थी। इससे मराठा शक्ति का विस्तार रुक नहीं सका, बल्कि एक ऐसा नेता समाप्त हो गया जिसके साथ मुगल शासक समझौता कर सकता था।
इसके विपरीत दक्षिणी रियासतों ने मराठों का मुगलों के विरुद्ध उपयोग किया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि औरंगजेब ने दक्कनी राज्यों को जीतकर मराठों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि जो क्षेत्रीय राज्य मराठों पर अंकुश लगा सकते थे वे अब समाप्त हो गए। यह तथ्य भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा मराठा शक्ति के विस्तार को रोकने में सक्षम नहीं थे, बल्कि यह मुगलों के विरुद्ध मराठों से यदा कदा सहयोग ही कर रहे होते थे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बीजापुर गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया तो अब मराठों को रोकने वाला मुगलों के अलावा कोई नहीं था। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा तो अक्सर मुगलों के विरुद्ध मराठों का सहयोग किया करते थे। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि दक्षिण के विलय के बाद मुगल साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया कि अब किसी एक केंद्र से उसका नियंत्रण और प्रशासन चलाना संभव नहीं था। अब जब औरंगजेब ने मुगल सत्ता सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तरी भारत को छोड़कर दक्षिण में निवास का निश्चय किया, तो यह प्रशासनिक समस्या उत्तरी भारत के लिए उठ खड़ी हुई और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन ही हो गया। इस तरह औरंगजेब द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा की विजय मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई, लेकिन इसका पूरा दोष औरंगजेब को नहीं दे सकते। दक्षिण की ओर विस्तार का पहले कदम ने ही इस अप्रिय अंत को अपरिहार्य बना दिया था। विस्तार का क्रम निरंतर होता है। विस्तार जब हम करने लगते हैं ना, तो वो निरंतर चलता है, इसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। अकबर की सीमित विस्तार की नीति का परित्याग ही मुगल साम्राज्य के पतन की ओर पहला कदम था, जिसके लिए शाहजहां उत्तरदायी था, औरंगजेब नहीं। और अहमदनगर के विलय के पश्चात बीजापुर या गोलकुंडा का विलय अवश्यंभावी था, लेकिन इस क्रम में अर्ध शताब्दी से अधिक समय लगा और इस अभियान में निरंतर युद्धों ने मुगल साम्राज्य को सैनिक और आर्थिक रूप से क्षीण कर दिया। दक्षिण से बड़ी संख्या में मुगल प्रशासन में प्रवेश करने वाले मनसबदारों के कारण जागीरदारी व्यवस्था का संकट और गंभीर हुआ और साम्राज्य का पतन तीव्र गति से हुआ। दक्षिणी भारत में मुगलों का नियंत्रण भी दीर्घकालिक सिद्ध नहीं हुआ। मराठों के अलावा अन्य विरोधी शक्तियां भी दक्षिण भारत में मुगल सत्ता की टूट में, जब मुगल साम्राज्य टूटने लगा तो सक्रिय हो गईं। औरंगजेब की मृत्यु के 2 दशक के भीतर ही निज़ामुल मुल्क ने दक्षिण में स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली। दूसरी ओर दक्षिण की समस्या में सम्राट की व्यस्तता ने उत्तर भारत में भी साम्राज्य के विघटन को प्रभावित किया, उसे तीव्र बना दिया। अंततः अंतिम निष्कर्ष में मुगलों की दक्षिण नीति असफल सिद्ध हुई। इसी के साथ हम ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम औरंगजेब की धार्मिक नीति और राजपूत नीति पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।